हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है संविधान सभा। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका संविधान के लिए एक बेस तैयार होगा और इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, उन सभी तथ्यों को डिस्कस करेंगे जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको पसंद नहीं आया है, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है संविधान सभा की। तो नाम से ही स्पष्ट है, संविधान सभा एक ऐसी सभा है जिसका गठन संविधान निर्माण के लिए किया जाता है। तो भारत में संविधान सभा के निर्माण की या संविधान सभा के गठन की एक लंबी प्रक्रिया रही। यह सीधे ही किसी एक दिन के मेहनत का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई दिनों की, कई सालों की मेहनत थी और एक लंबा इतिहास था। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम डिस्कस करते हैं। सर्वप्रथम वर्ष 1895 में, कब? 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने भारतीय संविधान के मांग की थी, भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इसके बाद वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 कहा जाता है, वह लागू हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू होने के बाद वर्ष 1922 में गांधी जी ने कहा था, किसने? गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के इच्छानुसार ही होगा। इसके बाद कई सालों तक इस पर चर्चा चलती रही, प्रयास जारी रहे। वर्ष 1924 में पुनः मोतीलाल नेहरू जी ने, किसने? एमएल नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि संविधान सभा के का गठन किया जाए जो कि संविधान का निर्माण करेगी भारत के लिए। परंतु मांग पूरी नहीं हो सकी और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को अनपढ़ और असभ्य कहा गया और कहा गया कि वे अपने संविधान का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं। और भारतीयों को चुनौती दी गई कि अगर वे अपने संविधान का निर्माण करके हमें बताते हैं, यानी ब्रिटिश सरकार को बताते हैं, तो वे इस बारे में विचार करेंगे कि भारतीयों को उनकी संविधान सभा के गठन का मौका दिया जाए जिसमें सिर्फ भारतीय ही शामिल होंगे। तो इसी क्रम में 10 अगस्त 1928 को, कब? डेट्स आपको याद रखनी है। 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, जो देश के लिए संविधान निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास था। यह वास्तव में एक संविधान की तरह ही था, एक मिनी संविधान की तरह, जो कि भारतीयों द्वारा बनाया गया था। इसके बाद वर्ष 1934 में एमएन राय द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई। लगातार कांग्रेस के अधिवेशन चलते रहे। इसी क्रम में वर्ष 1937 में हुए कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन। 1937 का फैजपुर अधिवेशन और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। इन दोनों, त्रिपुरी जबलपुर में है, इसको आपको त्रिपुरा में कंफ्यूज नहीं होना है, त्रिपुरी अलग है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है यह। तो इन दोनों अधिवेशनों में संविधान सभा की मांग की गई, परंतु मांग पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद अब महत्वपूर्ण टॉपिक अब शुरू होता है, महत्वपूर्ण पॉइंट, कि वर्ष 1940 में अंग्रेज़ों ने अगस्त प्रस्ताव लाया, जिसमें भारतीयों के लिए संविधान के निर्माण को आधिकारिक तौर पर पहली बार स्वीकार किया गया। तो फर्स्ट बार स्वीकार किया गया, परंतु इसके पीछे कई शर्तें थी। जैसे कि प्रमुख शर्त यह थी कि इसमें ज़्यादा मेंबर जो हैं तो ब्रिटिश होंगे, यानी कि अंग्रेज भी शामिल होंगे, जो कि भारतीयों को यह बात पसंद नहीं आई और इस अगस्त प्रस्ताव को के आधार पर संविधान सभा के गठन को भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद वर्ष 1942 में आया क्रिप्स मिशन, जो कि स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। क्रिप्स मिशन स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। इसने भी यह प्रस्तावित किया कि भारतीय संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा और वही सभा का निर्माण करेगी।
यानी ब्रिटेन के लोग ही सभा का निर्माण करेंगे। तो यह बात भी मुस्लिम लीग के लोगों को पसंद नहीं आई और मुस्लिम लीग ने इसे सीधा अस्वीकार कर दिया। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ या गठन हुआ, तो वह है 1946 का कैबिनेट मिशन। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस, कौन कौन से 3 सदस्य? तो पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स, ये 3 सदस्य थे। और अध्यक्ष थे कौन? पैथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए भारत में चुनाव हुआ था। अब आते हैं, हम अपनी नोट्स पे बात करते हैं। तो भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में आए कैबिनेट मिशन के अनुसार किया जाना था। अब इसमें यह था, बात आई कि सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाए, इसमें कौन कौन शामिल होगा। तो इसमें सभी प्रमुख समुदायों के लोग शामिल थे, भारत में रहने वाले सभी समुदायों के लोग शामिल थे, जिसमें सिख, मुस्लिम और सामान्य यानी मुख्यतः जिसमें हिंदू शामिल थे, उन सभी जातियों के सदस्य होने थे। इसके अलावा महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य भी शामिल होने थे। आपको ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो यह है 15। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। अच्छा, उस समय यानी आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी और तय यह किया गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चयन किया जाएगा, एक प्रतिनिधि का चयन किया जाएगा। तो इस आधार पर लगभग 389 सदस्य निश्चित किए गए। कुल 389 सदस्य संविधान सभा में होना निश्चित किए गए, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से होने थे। उस समय ब्रिटिश प्रांतों की संख्या थी 11। 93 सदस्य देसी रियासतों से होने थे। देसी रियासतों की संख्या थी उस समय 562। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य नियुक्त किए जाने थे और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों की संख्या भी 4 ही थी। प्रत्येक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से एक सदस्य नियुक्त किया जाना था, तो टोटल 4 होने थे। तो इस तरह से टोटल 389 सदस्य संविधान सभा में होने थे। 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। ये आपको सीधा याद रखना है, 92, 93 और 4। 2, 3, 4 आप देख रहे होंगे, तीनों की लास्ट में है 2, 3 और 4। इसकी आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो इस तरफ से आप याद कर सकते हैं। 292, 93 और 4 ब्रिटिश प्रांत थे उस समय 11, देसी रियासतें थीं उस समय 565 और चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे 4। और इन चारों चीफ कमिश्नर क्षेत्रों को भी याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। तो इसकी ट्रिक है ABCD। ए से था मेरवाड़ा, जो कि वर्तमान में राजस्थान का जो अजमेर शहर है वही क्षेत्र था। बी से था बलूचिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। सी से था कुर्ग, जो कि वर्तमान कर्नाटक का क्षेत्र था। और डी से था दिल्ली, जो कि दिल्ली का ही क्षेत्र था। तो इस तरह से 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से प्रत्येक में से एक यानी टोटल 4 सदस्य चुने जाने थे। अब प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस को 208 वोट मिले। मुस्लिम लीग से 73 सदस्य चुने गए, कांग्रेस से 208 सदस्य चुने गए, मुस्लिम लीग से 73 सदस्य चुने गए और 15 सदस्य अन्य दलों से चुने गए। जिस अन्य दल में भी 7 दलीय थे जो किसी न किसी दल से थे और 8 निर्दलीय थे। तो जितने फैक्ट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये आपको नोट करते चलना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से चुनाव हुआ। अच्छा, आपको ये भी ध्यान देना है कि देसी रियासतों से सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ बल्कि सीधा मनोनयन कर लिया गया, जबकि जो ब्रिटिश प्रांत थे और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे इनसे सदस्यों का चुनाव हुआ था और चुनाव के बाद भेजे गए थे प्रतिनिधि। अब इसके बाद बात आती है संविधान सभा की प्रथम बैठक की। तो
चुनाव होने के बाद, सदस्यों का चुनाव होने के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कौंसिल भवन पुस्तकालय में। इसमें जो संविधान सभा के सबसे ज़्यादा बुजुर्ग सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया है। इनका चुनाव नहीं हुआ था, बल्कि इन्हें बस बुजुर्ग होने के कारण अस्थायी अध्यक्ष बना लिया गया था, जब तक के लिए स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है। मुस्लिम लीग ने इस प्रथम बैठक का बहिष्कार कर दिया था। उसके पीछे कारण ये था कि ये पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग कर रहे थे। अब मैंने आपको बताया कि संविधान सभा में प्रतिनिधित्व का आधार था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चयनित किया जाएगा। प्रांतों का प्रतिनिधित्व 3 प्रमुख समुदायों, जो मुस्लिम, सिख और साधारण, की जनसंख्या के आधार पर होना था। 296 ब्रिटिश प्रांतों के सदस्यों में से 213 सदस्य सामान्य से होने थे, 79 मुसलमान और 4 सिख से चुने गए। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा के बुजुर्ग सबसे वयोवृद्ध सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अब इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, और यह उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में जो भारत के संविधान में प्रस्तावना जोड़ी है, उसका आधार यही है, उद्देश्य प्रस्ताव। यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में शामिल है। अब देखिए, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश तो किया गया, परंतु यह पारित हुआ कब? 22 जनवरी 1947 को। तो 1 महीने से ज़्यादा समय इसको लगा पारित करने में। क्यों? अगर संविधान सभा के सदस्य चाहते तो इसे 13 दिसंबर 1946 को ही पारित कर सकते थे। तो मैंने बताया आपको कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था, वे संविधान सभा में शामिल नहीं हो रहे थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि हमें इंतज़ार करना चाहिए, हो सकता है मुस्लिम लीग के सदस्य उसके बाद शामिल हो जाएं संविधान सभा में, और उनका भी वोट जो है तो काउंट होना चाहिए उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने के लिए। परंतु ऐसा नहीं हो सका, और अंत में 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। अब उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां बनी। इन समितियों को बनाना आवश्यक था, क्योंकि अगर संविधान सभा में समितियां नहीं बनती, लोगों को उनकी उत्तरदायित्व नहीं पता होते, उनका उत्तरदायित्व नहीं पता होता, उन्हें यह पता नहीं होता कि हमें काम क्या करना है। तो हो सकता है कि कई लोग एक ही काम को कई लोग कर रहे होते, या फिर कई ऐसे काम छूट जाते जिन्हें कोई नहीं कर रहा होता। तो इसीलिए उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु अनेक समितियां का गठन किया गया। इनमें से कुछ प्रमुख समितियां जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं ज़्यादा, उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम अगले पार्ट में सारी की सारी समितियों को डिस्कस करेंगे और अदर फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम अगले पार्ट में एक क्विज के फॉर्म में वे सारे क्वेश्चन भी लाएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो सारे के सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चनर के फॉर्म में। तो समितियों पे बात करते हैं पुनः। तो संचालन समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रारूप समिति ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है, काफ़ी सरल है याद करना। चूँकि संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अतः मुख्यतः संचालन का कार्यभार उन्हीं के ऊपर था, अतः संचालन समिति के अध्यक्ष याद करना भी आसान है अगर आपको संविधान सभा के अध्यक्ष याद है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के अध्यक्ष। इसके अलावा आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले या भारतीय संघ के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो जहाँ जहाँ संघ शब्द आता है, संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इन दोनों में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। आपको पता है कि भारत के विभाजन के पश्चात प्रांतों के एकीकरण में
भारत में शामिल करने में, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का प्रमुख योगदान रहा था। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी आपको याद हो जाएगा। और प्रारूप समिति, इसे तो याद करना काफ़ी सरल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति या ड्राफ्ट कमेटी या मसौदा समिति भी कहा जाता है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थे डॉक्टर BN राव, जिन्हें कि भारतीय संविधान के लिए संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर BN राव को। ये वास्तव में एक ICS अधिकारी थे, जिन्होंने संविधान के लिए निःशुल्क सेवाएं, प्रारूप तैयार करने के लिए निःशुल्क सेवा दी थी। और इन्होंने संविधान के लिए एक प्रारूप तैयार किया था। इसी प्रारूप पर चर्चा करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य होने थे। 7 सदस्य प्रारूप समिति में होने थे। तो इनके सदस्यों को भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, तो पहले तो हम देख लेते हैं अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे, हमने पहले भी ऊपर बात की। इसके अलावा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, जो कि BL मित्र के स्थान पर बने थे, और DP खेतान, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। और इसके बाद TT कृष्णमाचारी सदस्य बने थे प्रारूप समिति के। तो उन्हें याद करना काफ़ी आसान है, क्योंकि प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो आपको याद रहेगा ही, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके अलावा एक मुस्लिम सदस्य है, जो है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जितने भी 5 सदस्य हैं, सभी के नाम में भगवान श्री कृष्ण के जितने भी नाम हैं, उनमें से कोई ना कोई एक नाम आता है। जैसे कि आप इसमें ध्यान देंगे तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी में कन्हैया, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर में कृष्णा शब्द, गोपाल स्वामी अयंगर में गोपाल शब्द, N माधव राव में माधव शब्द, और TT कृष्णमाचारी में कृष्ण शब्द। तो कृष्ण भगवान के जितने भी रूप हैं, उनके किसी न किसी एक नाम को शामिल किया गया है इसमें। तो इस तरह से इन 5 सदस्यों को आप याद कर सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर आप याद रहेंगे अध्यक्ष के रूप में, और एकमात्र मुस्लिम सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये भी आपको याद रहेंगे क्योंकि ये एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। तो इस तरह से प्रारूप समिति का पूरा जो प्रारूप था उसे मैंने आपको बताया, जितने भी सदस्य थे। BN राव के बारे में एक खास बात यह है कि इन्होंने भारत की ओर से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चीफ जस्टिस के रूप में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे ये। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार तो किया था, परंतु ये कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो ऐसे में 2 नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक हो गया BN राव और दूसरा हो गया MK गांधी। तो इन दोनों पर क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। तो BN राव जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, वो भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और महात्मा गांधी जी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसके बाद होता है 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है, जिसके आधार पर भारत का विभाजन होता है। और भारत का विभाजन होने के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन होता है। 31 दिसंबर 1947 को भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या हो जाती है 299, जिनमें से प्रांतीय सदस्य होने थे 229 और देशी रियासतों के सदस्य होने थे 70। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया संविधान के बाद जो संविधान सभा का सदस्यों का गठन रहा। अब संविधान सभा का प्रथम वाचन शुरू हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। कुल 3 वाचन हुए, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तो पहला हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। इसके बाद दूसरा वाचन शुरू हुआ 15 नवंबर 1948 से ही शुरू हो गया और 17 अक्टूबर 1949 तक चला, यानी सबसे लंबा वाचन द्वितीय वाचन रहा।
और तीसरा वचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण पूर्ण हो गया और 284 सदस्यों की उपस्थिति में संविधान को पारित कर दिया गया, परंतु पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया, मात्र पारित ही किया गया। और 15 अनुच्छेद 15 अनुच्छेदों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। ये 15 अनुच्छेद कौन कौन से थे? तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये 15 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए। और उसमें हस्ताक्षर कितने लोग के हुए? तो 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए। परंतु इसे पूर्ण रूप से लागू करने के लिए 2 माह का समय लिया गया। अब फिर ये 2 माह का समय क्यों लिया गया? चाहते तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो 26 नवंबर 1949 को ही पूरा संविधान लागू कर सकते थे। तो इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक कारण था। क्या था कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 नवंबर 1930 को पहली बार भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, और मनाया भी गया था। परंतु तब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए उस दिन को यादगार बनाने हेतु 26 जनवरी 1950 का दिन रखा गया संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए। तो ये था। इसके अलावा संविधान निर्माण के समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि वर्तमान में भारतीय संविधान में क्रम के आधार पर 395 अनुच्छेद हैं, परंतु कुछ उप अनुच्छेद भी शामिल कर लिए गए, जैसे कि 51 के बाद 51 के शामिल किया गया मौलिक कर्तव्य के रूप में। इसी तरह अन्य अनुच्छेदों में भी उप अनुच्छेद शामिल किए गए और वर्तमान में लगभग 475-80 के आसपास अनुच्छेद हैं, परंतु क्रम के आधार पर 395 अनुच्छेद अभी भी हैं। भाग भी 22 हैं, परंतु अनुसूचियों की संख्या बढ़ चुकी है। पहले 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये आपको एग्जैक्टली याद रखना है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि संविधान के निर्माण में कितनी राशि खर्च हुई थी। हालांकि ये काफ़ी पुराना हो चुका है, आजकल नहीं पूछा जाता, परंतु ये भी आपको याद रखना है कि लगभग 64 लाख रुपए की राशि खर्च हुई थी संविधान के निर्माण में। और थोड़ा और प्रिसाइजली बात करें तो 63,96,729 रुपए की राशि कुल खर्च हुई थी संविधान के निर्माण में। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जिसमें जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको राष्ट्रपति चुन लिया गया। इनका निर्वाचन नहीं हुआ था, इन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुन लिया गया था। 1952 में हुए चुनाव के आधार पर ये पहली बार निर्वाचित होकर राष्ट्रपति बने। निर्वाचित होकर पहली बार बने थे ये पहले से ही भारत के राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 से ही। इसके अलावा संविधान सभा ने कुछ अन्य कार्य भी किए, जैसे कि इसने राष्ट्रध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947 को। 1947 में ही अपना लिया था, भारत की स्वतंत्रता से पहले। राष्ट्रगान को अपनाया कब? 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रगीत को भी संविधान सभा ने अपनाया कब? 26 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जो कि लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसके अलावा संविधान सभा ने भारत को राष्ट्रमंडल में भी शामिल किया था मई 1949 में। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि संविधान सभा जब तक भारत में चुनाव नहीं हुए थे तब तक उसने विधायिका के रूप में भी कार्य किया। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, जब भारतीय संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए कार्य करती थी तब उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब भारतीय संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी
तब उसके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर, मावलंकर जी। तो ये बात आपको ध्यान देना है। तो जब संविधान निर्माण के लिए कार्य करती थी तो अध्यक्ष होते थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। परंतु जब विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब अध्यक्ष कौन होते थे? जीवी मावलंकर जी। इसके अलावा जुलाई 1946 में हुए चुनाव के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 2 सितंबर 1946 में इस अंतरिम सरकार ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 1947 में भारत का विभाजन होने के बाद स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल भी गठित हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी को भारत का प्रधानमंत्री घोषित किया गया। इस अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था? तो तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड वेवल, वो उस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो दोस्तों, संविधान सभा टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते थे, उन सभी को हमने डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद नहीं आया है तब भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि हम किन पॉइंट्स को आपको समझा नहीं पाए हैं और हम अपने आप को अगले वीडियो में इम्प्रूव कर सकें। इसी का पार्ट 2 भी हम जल्दी ही लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम इस टॉपिक यानी संविधान सभा से जितने भी एग्ज़ाम में पहले क्वेश्चन पूछे गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।